एक बहुत परेशान करने वाला सवाल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक अकेला इंसान लाखों करोड़ों लोगों को एक ऐसी विचारधारा के पीछे चलने के लिए मना ले जो सीधे सीधे तबाही की ओर ले जाती है। चलिए आज इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये दिमाग को झकझोर देता है। कैसे कोई एक व्यक्ति पूरी की पूरी आबादी को अपने वश में कर सकता है? ये विश्लेषण इसी का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। इसका जवाब हैरानी की बात है, हमें 2000 साल से भी ज्यादा पीछे प्राचीन ग्रीस में मिलता है। महान दार्शनिक अरस्तू ने लोगों को अपनी बात मनवाने के 3 बहुत ही शक्तिशाली तरीके बताए थे, जो आज भी इतने सालों बाद भी उतने ही असरदार हैं। तो पहला तरीका है ईथोस। इसका सीधा सा मतलब है अथॉरिटी यानी विश्वसनीयता का इस्तेमाल करना। जैसे जब कोई विज्ञापन कहता है ना कि 10 में से 9 डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट की सलाह देते हैं, तो वो असल में अपनी बात में वजन डालने के लिए एक्सपर्ट्स की अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका है लोगोस यानी लॉजिक या तर्क का सहारा लेना। इसमें क्या होता है कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर अपनी बात को सही साबित किया जाता है। जैसे ये बताना कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड है जो साइंटिफिक तौर पर कैविटी से लड़ने में कारगर है। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा असरदार तरीका पैथोस यानी सीधे सीधे भावनाओं को जगाना। इसमें देशभक्ति, गर्व या फिर डर ऐसी भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है। और बस यहीं से ये बात राजनीति की दुनिया में आ जाती है। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है कि जब किसी विचारधारा में तर्क की कोई गुंजाइश ही ना हो तो उसे बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ भावना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एक तानाशाह का सबसे बड़ा हथियार यही होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हिटलर ने इस पैथोस यानी भावनाओं के हथियार का इस्तेमाल किया। उसने एक पूरे देश के दुख, गुस्से और अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। उस वक्त हालात को समझना जरूरी है। पहले विश्व युद्ध में हार, फिर वर्साई की वो अपमानजनक संधि और उसके बाद महामंदी जिसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। लोगों में गुस्सा था, हताशा थी और भविष्य का डर था। और यही माहौल किसी भी तानाशाह के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। हिटलर ने लोगों की इन गहरी भावनाओं को एक बहुत ही आसान निशाना दे दिया। उसने यहूदियों को हर एक समस्या के लिए बलि का बकरा बना दिया। उन्हें देश का अंदर का दुश्मन बताकर लोगों के सारे गुस्से और सारी हताशा को उनकी तरफ मोड़ दिया। तो भावनाओं को तो भड़का दिया गया। अब आते हैं दूसरे दांव पर, यानी ईथोस पर। इसके बाद अगला कदम क्या था? ये पक्का करना कि लोग उसे एक ऐसे नेता की तरह देखें जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। पूरे प्रोपेगेंडा सिस्टम ने हिटलर की एक ऐसी छवि गढ़ी मानो वो कोई अवतार हो, कोई मसीहा जो जर्मनी को बचाने के लिए ही पैदा हुआ है। उसे एक ऐसे सर्वशक्तिमान नेता के तौर पर पेश किया गया जिसके पास हर समस्या का बस एक ही समाधान था, वो खुद। इसकी एक मिसाल देखिए, 1923 में एक बायोग्राफी छपी जिसमें हिटलर की तुलना सीधे सीधे जीसस क्राइस्ट से कर दी गई। उसमें लिखा था कि उसे जर्मन लोगों को बचाने के लिए भेजा गया है। लेकिन असली खेल तो तब सामने आया जब बाद में ये पता चला कि ये बायोग्राफी खुद हिटलर ने ही लिखी थी। उसने अपनी तुलना भगवान से की और उसे अपने एक दोस्त के नाम से छपवा दिया। अपनी अथॉरिटी यानी इथॉस बनाने का इससे धूर्ततापूर्ण तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, पैथोस यानी भावनाएं और ईथॉस यानी अथॉरिटी, ये दोनों तभी काम करते हैं जब लोगोस यानी तर्क और सोचने समझने की शक्ति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए एक तानाशाही का सबसे जरूरी कदम हमेशा तर्क पर हमला करना ही होता है। और नाजी शासन ने तर्क को खत्म करने के लिए एक एक करके कई कदम उठाए। उन्होंने उन हजारों किताबों को जला दिया जो उनके विचारों से मेल नहीं खाती थीं। विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया, झूठे और बेतुके विज्ञान को बढ़ावा दिया और हर उस आवाज को, हर उस बुद्धिजीवी को दबा दिया जो सवाल उठा सकता था। तर्क पर इस हमले का क्या असर हुआ, इसकी पूरी कीमत एक इंसान की कहानी में सबसे साफ नजर आती है, और वो थे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने आइंस्टीन की तस्वीर के नीचे एक बहुत ही डरावना कैप्शन छपवाया, अभी तक फांसी नहीं दी गई। ये दुनिया के सबसे बड़े तार्किक दिमाग के लिए एक सीधी और जान से मारने की धमकी थी।
आइंस्टीन को देश का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया गया, उनकी रिसर्च की किताबें जला दी गईं और उनके सिर पर इनाम रख दिया गया। नतीजा ये हुआ कि तर्क और विज्ञान के उस सबसे बड़े प्रतीक को हमेशा हमेशा के लिए अपना ही देश छोड़ना पड़ा। ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, क्योंकि लोगों को काबू में करने की ये जो नियम पुस्तिका है ना, ये आज भी दुनिया भर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। अगर हम देखें तो दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह की विचारधाराएं काम करती हैं। एक होती है समावेशी, जो पूरी दुनिया एक परिवार है के विचार पर चलती है, और दूसरी होती है श्रेष्ठता की भावना पर आधारित, जो लोगों को हम और वो में बांटती है, कुछ को अंदर का बताती है और कुछ को बाहर का। तो फिर इस तरह के भावनात्मक हेरफेर से खुद को कैसे बचाया जाए, इसका जवाब हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में मिलता है, अपनी स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच को जिंदा रखकर। किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के अंधे अनुयायी ना बने। तो आखिर में ये बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आज के इस दौर में जहां हर तरफ से जानकारी की और भावनात्मक अपीलों की बौछार हो रही है, हम अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपने तर्क को कैसे बचाए रखें, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।